और फिक्र रिजर्वेशन यानी आरक्षण की जो गाहे बगाहे किसी न किसी रूप में अदालत की चौखट पर मौजूद ही रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा की। सोमवार को मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और नोटिस जारी कर सभी राज्यों से पूछा कि आरक्षण पर सीमा को मौजूदा 50% से और अधिक किया जा सकता है या नहीं। अदालत ने कहा कि इस मसले में सभी राज्यों का पक्ष सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च से 18 मार्च तक डे टू डे सुनवाई शुरू करने वाला है। मतलब 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 1 दशक से मांग हो रही थी कि मराठाओं को आरक्षण मिले। साल 2018 में इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया गया। राज्य सरकार ने इस आरक्षण में जस्टिस NG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया, लेकिन OBC को दिए गए 27% आरक्षण से अलग मराठा आरक्षण के से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ, जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि इस मसले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि इंदिरा साहनी केस क्या है जिससे आरक्षण का कोटा तय होता है। वर्ष 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, इसलिए तब से यही कानून बन गया। यही वजह है कि राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने माना है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है। ऐसे में इस संविधान की वैधता और उसके असर पर भी विचार जरूरी है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि मामले का सभी राज्यों पर असर पड़ेगा। ऐसे में उनका पक्ष जानना जरूरी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से विस्तार से सुनवाई शुरू होगी। अब हम आपको बताते हैं कि संविधान में आरक्षण को जगह क्या सोच कर दी गई थी और मौजूदा समय में उसका आधार क्या है। अभी देश में आरक्षण का प्रावधान इस तरह है। 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है। वहीं 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को दिया जाता है। इनको अगर जोड़ दें तो कुल आरक्षण 49.5% होता है। लेकिन इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है। वहीं राज्य की अलग अलग सरकारें अपने यहाँ की आबादी के लिहाज से SC, ST और OBC के बीच आरक्षण का वर्गीकरण करके दे रही हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आरक्षण का दायरा 50% को न लांघे, लेकिन गाहे बगाहे आरक्षण की नई मांग को लेकर सड़क से संसद और अदालत तक संघर्ष दिखता रहता है। कारण ये है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जिस मकसद से की गई थी वो अब राजनीति की भेंट चढ़ती दिखती है। यही वजह है कि आरक्षण का समय समाप्त होने के बाद भी VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें न सिर्फ अपनी मर्जी से कराईं बल्कि उन्हें लागू भी किया, जिसके खिलाफ काफ़ी हंगामा और प्रदर्शन भी हुआ और कुछ युवाओं की जान तक चली गई थी। अब हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने संविधान निर्माण के बाद कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 10 साल में ये समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण दिया गया उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। मतलब खुद संविधान निर्माता ने संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। ये विकसित होने का हथियार मात्र है।
महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था, धर्म के आधार पर दलित समाज को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सरकारी मदद केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ हो। अब हम आपको सुनवाते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय आरक्षण को लेकर क्या थी। नेहरू ने 26 मई 1949 को असेंबली में भाषण देते हुए कहा था, अगर हम किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में असंतुलन बढ़ेगा। ऐसा आरक्षण देने से भाई भाई के बीच दरार पैदा हो जाएगी। और आज सच्चाई भी यही है कि आरक्षण एक ऐसी मलाई है जिसे हर जाति के लोग खाना चाहते हैं। इस बैसाखी के सहारे जीवन स्तर संवारना चाहते हैं। लेकिन आरक्षण की अवधारणा के उलट वास्तविकता ये भी है कि जातिगत आरक्षण का सारा लाभ ऐसे वर्ग को मिल रहा है जिनके पास सब कुछ है और जिन्हें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़पति अरबपति होने के बावजूद उनके बच्चे भी आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा है कि क्या आरक्षण की मौजूदा सीमा को 50% से अधिक किया जा सकता है। और सियासतदान भी कहने लगे हैं कि अब जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि जाति आधारित आरक्षण का मूल्यांकन किया जा सके। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया। लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं, ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी। दो बार विधानसभा विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा। यहां आपको एक बार फिर बता दें कि संविधान में आरक्षण के प्रावधान के पीछे सोच भी यही थी कि इससे असमानता दूर होगी। लेकिन जब आप ऐसे आंकड़े देखते हैं तो आपको लगता है कि इससे असमानता बढ़ी है, क्योंकि आरक्षण का नतीजा ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सरकारी नौकरियों में जगह तो बना लेते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में इनकी भागीदारी कम होती है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग निजी नौकरियों में ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि आमतौर पर प्राइवेट जॉब में आरक्षण का बैरियर नहीं लगा होता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।